नमस्कार, न्यूज 8 में हाजिर हैं। देश का बजट कल आने वाला है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2023 को पेश किया। इससे साल 2023-24 में 6 से 6.8% विकास का अनुमान जताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7%, 2021-22 में विकास दर 8.7% थी। यहाँ बता दें कि इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोरोना के असर से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी। तो आज के सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी से हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था उबर आई है। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अब विकसित होने की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमें ऐसा भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है और ये सरकार स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। और आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। इस बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। उधर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को चुनावी भाषण करार दिया। देखिए, लेकिन मैसेज क्या, संदेश क्या था? सब ठीक है, सब शंगासी, हम तो सरकार ये किया वो किया। अरे महंगाई के बारे में क्या बोला, बेरोजगारी के बारे में कुछ करने वाले हैं। कोई भी इशारा ही नहीं मिला कि हमारे सरकार जनता, आम आदमी की असली समस्याओं के बारे में सोच भी रही है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 2023 में 6.1% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। आईएमएफ के मुताबिक भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो आपको बता दें कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। एक चमकता हुआ सितारा कहा है भारत को। विकसित, उभरती हुई, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बढ़िया घरेलू मांग। इस साल वैश्विक विकास में आधी हिस्सेदारी भारत और चीन की। वैश्विक विकास का अनुमान 2.7% से बढ़कर 2.9% हुआ। 2023 का विकास अनुमान अब भी 2022 के 3.4% की तुलना में कम। चीन में हालात सुधरने से तेजी से रिकवरी का रास्ता साफ है। तो आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ट्वीट किया है कि वैश्विक विकास कमजोर बना हुआ है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हमने हमारे 2022 और 2023 के विकास अनुमान को थोड़ा बढ़ाया है। वैश्विक विकास 2022 के 3.4% से धीमा होकर 2023 में 2.9 रहेगा और फिर 2024 में वापसी करके 3.1 तक पहुंच जाएगा। और अब बात उन छात्रों की जो जल्दी नौकरियों की तलाश में जुटेंगे, उनकी क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार यहां अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। आने वाले बजट से इन्हें ये उम्मीद है कि वो इनके लिए अच्छे मौके लाएगा। 24 साल के आदेश प्रताप यूपीएससी के अनिच्छुक उम्मीदवार हैं। उनका सपना था सुरक्षा क्षेत्र में काम करने का, लेकिन नौकरियों की कमी की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा। देख रहा हूँ हर साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं। तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है। सरकार को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर वैकेंसियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम देखें रेलवे, अदर पीएसयूज हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई, तो उनमें सुधार करे जाएं ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए। शहर के दूसरे हिस्से में एक छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं।
28 साल के आमेंद्र की भी यही कहानी है। वो इंजीनियरिंग सेवा में होते अगर रेलवे क्षेत्र ने इंजीनियरों की नौकरियां वापस ना ली होती। 3-4 लाख रुपए मतलब कोचिंग को फीस दिए और प्रिपरेशन की 1 साल तक, और फिर क्या हुआ कि वैकेंसी खत्म हो गई और रेलवे की तरफ कोई फोकस ही नहीं। तो हम लोग थोड़ा घर पे आके सपना था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे। जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती हैं, 20 से 30 वैकेंसी है मैकेनिकल से। सूत्रों का कहना है कि इस साल के बजट में जोर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नौकरियों पर होगा, लेकिन नौजवान अस्थायी या गिग कर्मियों के तौर पर काम नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर, गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर। मेरे हिसाब से कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा जो भी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरफ सरकार की चाह ये है कि यंग बिजनेसमैन और गिग वर्कर्स को लोन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाए, और दूसरी तरफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मांग है कि इन्वेस्टमेंट टेक इनोवेशन में हो और नई जॉब्स क्रिएट करी जाएं। लखनऊ में अपने कैमरा सहयोगी विनीत के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात अदालत की। एक तरफ जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका आमने सामने है, तो वहीं अदालतों में केसों का अंबार लगता जा रहा है। इस तनातनी में क्या आम लोगों का हाल है, देखिए खास रिपोर्ट। कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट आए सुरेश ठाकुर को देखकर उनसे बात करने का मन हुआ। जिस तरह से वो कागजात में उलझे थे, लगा कि वो एक वकील हैं। सोचा बात करके देखते हैं, तो पता चला वो वकील नहीं बल्कि वादी हैं। लेकिन 42 साल के अदालती चक्करों ने उन्हें सारे कानूनी दांव पे सिखा दिए। हमारे तरफ से पहले यूनियन लड़ रहा था। सरकार और कोर्ट पर यही आशा रखते हैं कि जल्दी विचार होता तो सच्चाई विचार आता। इतना देर होने से मनुष्य को तो अपना जीवन, सारा जीवन लड़ते ही चला जाता है, विचार तो कभी जीवन में मिला ही नहीं। सुरेश ठाकुर जैसे लाखों लोग हैं जो अदालतों में अपने केसों का इंतजार कर रहे हैं। इधर जजों की नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव चल रहा है। हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 में से 27 जज काम कर रहे हैं। 25 हाईकोर्ट में कुल 1108 जजों में 339 कम हैं, जबकि निचली अदालतों में रिक्तियों की संख्या 5000 तक पहुंच रही है। कुल लंबित केस 5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। देश में लंबित पड़े मामलों की संख्या 4 करोड़ 90 लाख है। ये बहुत बड़ी तादाद है। लंबित मामलों का मतलब है इंसाफ में देरी। इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ से वंचित होना। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, उसका पालन करना होगा। सरकार चाहे तो नया कानून ला सकती है। ये मतलब नहीं है कि उनसे इनसे ले लिया जाए, रहेगा उन्हीं के पास, उनसे सही तरीके से करवाया जाए। या तो वो खुद करें या सरकार कानून बनवा के उनसे करवाए, लेकिन अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के द्वारा ही होना चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर 2 संवैधानिक संस्थाएं आमने सामने हैं और नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है, उससे एक बात साफ है कि एनजेसी को रद्द करने के बाद शुरू हुई ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 2 संस्थाओं के बीच में इस लड़ाई में सुरेश ठाकुर जैसे लोग कब तक पिसते रहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज कहा है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी और वो भी जल्द वहां पे शिफ्ट होंगे। Here I am to invite you to Visakhapatnam, which is going to be our capital in the days to come. I myself would also be shifting over to Visakhapatnam in the months to come as well. And we are organizing this global summit, investor summit in Visakhapatnam on March 3rd and 4th. बलात्कार के एक और मामले में दोषी आसाराम को गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला 2013 का है। आसाराम पर सूरत की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। आसाराम 2001-2006 के बीच कई बार रेप के दोषी साबित हुए। पीड़ित की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। आसाराम अभी जोधपुर जेल में हैं और आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है।
और अभी खबर आई कि पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण नहीं रहे। वो 97 साल के थे। देश के जाने माने वकील थे शांति भूषण। वो वकील प्रशांत भूषण के पिता थे। अन्ना आंदोलन से भी जुड़े थे शांति भूषण। और अब बात एक ऐसी चैंपियन की जिसके सर से मां का साया उठ गया, पर 3 दिन के भीतर अपने प्रैक्टिस को लेकर फिर से टेनिस कोर्ट में था। जोश, जुनून और जज्बे की एक कहानी 11 साल के विराज चौधरी की है, जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अंडर 12 की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। जिद, जुनून और खेल का जज्बा विराज चौधरी पर बखूबी बैठता है। छोटी सी उम्र में खेलते खेलते विराज टेनिस में बड़े होते गए। इस साल नवंबर में मां नहीं रही, पर 3 दिन के भीतर 11 साल के विराज गम को भूल और सदमे से निकलकर गेम को बेहतर करने की चाहत लिए टेनिस कोर्ट में थे। 3-4 दिन बाद कोर्ट में आया था और सोचा ये था कि इतने साल खेल लिया तो फिर वो सारी मेहनत खराब जाएगी, और एक टूर्नामेंट था अंडर 19 सीबीएसई में, उसके लिए। उसमें भी आपने अच्छा किया। हाँ, सेकंड। गेम में खुद को गेम चेंजर साबित करने के लिए मेहनत जरूरी है, जो मुश्किल वक्त में भी विराज नहीं भूले। वक्त अब भी मुश्किल है, परिवार की माली हालत ठीक नहीं, पर ख्वाब देश के लिए खेलने का है और कुछ खास कर गुजरने का। आरिफ सर हैं तो थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, बाकी तो चीजें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रखी है हमारे लिए कराना। इसके लिए मैंने आगे भी सर से बोला है कुछ हेल्प कराओ किसी से बोल के, उनके पास सोर्सिंग है, इसके चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी तो टेनिस अगर अपने से तो खिलाना आगे की बड़ा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है मेरे लिए। कोच आरिफ ने विराज को 4 सालों से ट्रेन किया है। कहते हैं इस बच्चे में टेनिस में बड़ा मुकाम हासिल करने की तमाम खूबी है। 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और विराज ऐसा लड़का है कि जो 100 में से एक ही हो सकता है, और वो बहुत अच्छा खेलता है। अभी उसको 4 साल हुए खेलते खेलते, और वो इंडिया नंबर 2 है। तो खेल से लग रहा है, परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस से लग रहा है कि वो बहुत अच्छा करेगा, आगे इंडिया के लिए कुछ करके जाएगा। अब तक विराज के नाम पर कई खिताब हैं, और इस तरह का जज्बा देश को उम्मीद देता है, और हिम्मत और हौसला भी। परिस्थिति प्रतिकूल हो, वक्त मुश्किल भरा हो, जो थकता नहीं, रुकता नहीं, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।